हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वेकपाल निकेतन स्कूल के ऑनलाइन क्लास के अंदर। तो कल हमने जहाँ तक लेसन पढ़ा था, आज हम उससे आगे इस लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने तारामंडल्स के बारे में बताया था कि 4 मुख्य तरह के तारामंडल है, जिसमें से एक है ग्रेट बियर, एक है ओरियन, कैसियोपिया और इसके अलावा है लियो प्रमुख, ये वाला। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में एक एक करके विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास है वही सर्वप्रथम सर्वविख्यात तारामंडलों में से एक विख्यात तारामंडल सप्तऋषि है, जिसे आप गर्मियों में रात्रि के प्रहर में देख सकते हैं। वही रात को ये जो तारामंडल है वो काफ़ी आसानी से हमें दिखाई देता है। इस तारामंडल को बिग डिपर, ग्रेट बियर अथवा अर्सा मेजर भी कहते हैं। और इस तारामंडल में 7 सुस्पष्ट तारे होते हैं। भाई ये तारामंडल कैसा होता है कि इसमें 7 तारे होते हैं। यह बड़ी कलछी मतलब जैसे कि कह सकते हैं कुर्सी अथवा प्रश्न चिन्ह जैसा। प्रश्न चिन्ह कैसा होता है हमारा, इस प्रकार से, तो प्रश्न चिन्ह जैसा होता है। इस कलछी की हत्थी में 3 तथा कटोरी में 4 तारे होते हैं। जैसे कोई बड़ी कटोरी या बड़े चम्मच नुमा इसकी आकृति होती है। सभी प्राचीन संस्कृति में विभिन्न नक्षत्रों के संबंध में दिलचस्प पौराणिक कथाएँ हैं। काफ़ी कथाएं और भी इनके ऊपर बनी हुई, जैसे कि सप्तऋषि मंडल की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। जैसे कि इस लड़की ने अपने हाथ में कोई चम्मच पकड़ रखा हो, देखिए इस प्रकार से कि एक यहाँ पर हो, वाइट पे दिखाते हैं आपको ना, यहाँ बनी। जैसे कि देखिए एक मान लो ये स्टार है, एक ये स्टार है, एक ये है, एक ये है, और उसके बाद में एक ये स्टार, एक ये स्टार, एक स्टार। अब इन स्टार्स को, इन तारों को अगर साथ में मिलाते हैं तो हमें देखिए बड़े चम्मच जैसी आकृति बनती हुई दिखाई देगी। जी बिल्कुल, जैसे कि यहाँ पे हमें दिख रही है। तो इस प्रकार से ये जो तारे का ये जो समूह होता है, जो बड़ी कलसी जैसी आकृति दिखाई देती है, यह सप्तऋषि मंडल होता है। ठीक है, उसके बाद में ये चलते हैं आगे। तो सप्तऋषि मंडल क्या है, सप्तऋषि मंडल, उसके बारे में पूरा वर्णन। वही सप्तऋषि यानी कि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों और ऋषियों के नामों के संबंध है। ये एक्चुअल में 7 ऋषि हुआ करते थे, जिनके नाम के आधार पर इस तारों का जो समूह है वो रखा गया है। जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है, प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार सप्तऋषि नक्षत्र वेदों और शाश्वत ज्ञान को इंगित करते हैं। अब ये 7 नाम कौन कौन से हैं, देखिए ये 7 नाम हमें याद भी रखने। ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है कि सप्तऋषि मंडल के 7 प्रमुख तारों के नाम बताइए। तो सप्तऋषि मंडल के 7 प्रमुख तारे जो है इनको अलग अलग बोला गया है। जैसे कि देखो, एक तारा है अलकारद, जिसको मरीच भी बोला गया है। अभी इन दिनों में वो लॉकडाउन में रामायण और चल रही थी, तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं महर्षि मरीच का नाम सुना होगा, है ना। ऋषि मरीच, ऋषि अत्रि, है ना। तो ये एक्चुअली क्या, ऋषि वशिष्ठ, तो ये उनके ही नाम हैं। उनके ऋषियों के पौराणिक काल में जो ऋषि हुआ करते थे, उनके ऋषियों के नाम के आधार पर ही इस सप्तऋषि मंडल के विभिन्न नाम रखे गए। तो ये तो है ऋषियों के नाम के आधार पर रखे जाने वाले नाम, और ये अंग्रेजी के आधार पर रखे जाने वाले या दूसरी तरफ से रखे जाने वाले जो नाम हैं वो, जैसे कि मरीच जो है तारे का नाम, उसको कहीं कहीं अलकारद भी कहते हैं। वशिष्ठ जो है उसको मिजार भी कहते हैं। ठीक है, और श्रृंगिरस जो है उसको अलियोथ भी कहते हैं। एंड अत्रि जो है, अत्रि ऋषि मैग्रेज भी कहते हैं। और कहाँ गया, ऋतु को डम्बे भी कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पुलस्त ऋषि, उसको फेकदा भी कहते हैं। और पुलह, उसको मेरक भी कहते हैं। और ऋतु, उसको डबे भी कहते हैं। तो ये 7 ऋषियों के नाम के आधार पर 7 तारों का जो नाम है वो रखा गया है। इसको हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। और देखिए आगे एक क्रियाकलाप दिखाया गया है। क्या है भाई, उस क्रियाकलाप के अंदर देख लेते हैं। तो कुछ घंटों तक इस तारामंडल का परीक्षण कीजिए। इस तारामंडल को जब हम ध्यान से देखते हैं तो क्या आप इसकी आकृति में कोई परिवर्तन देखते हैं, क्या आप इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन देखते हैं। आप यह परीक्षण करेंगे कि तारामंडल की आकृति समान रहती है। आप यह भी पाएंगे कि तारामंडल पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता हुआ प्रतीत होता है। भाई कैसे जाएगा, वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ दिखेगा।
आकृति तो उनकी जैसी है बिल्कुल वैसी रहेगी, आकृति चेंज थोड़ी करेंगे, लेकिन पूर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ हमें प्रतीत होता है वो। तो देखिए फिर आगे आपका फ्रेंड बूझो। सो अब क्या चाहिए भाई बूझो को? अब बूझो पूछ रहा है कि भाई मैंने यह सुना है कि हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं, क्या सही है क्या? जी बिल्कुल, एकदम यह सही बात है। सप्तऋषि के आधार पर हम ध्रुव तारों को भी इंगित कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ध्रुव तारा किधर होता है, उत्तर दिशा में होता है। तो सप्तऋषि के तारे के बिल्कुल सीधी रेखा में देखा जाए तो एक और तारा दिखाई देता है उत्तर दिशा में, वो हमेशा वहीं रहेगा। ठीक है, कल भी उत्तर ध्रुव तारे के बारे में बताया था। ठीक है, तो हम ध्रुव तारे को इसके सहायता से ढूंढ सकते हैं। अब एक और क्रियाकलाप यहाँ दिखाया गया है कि इस क्रियाकलाप को गर्मियों में रात्रि के समय लगभग 9 बजे उस दिन कीजिए जब आकाश में चंद्रमा न हो। भाई चंद्रमा नहीं होगा तो एक्चुअली अंधेरा ज़्यादा होगा, अंधेरा ज़्यादा होगा तो हम तारों को आसानी से देख पाएंगे। और आकाश के उत्तरी भाग का प्रेक्षण करके सप्तऋषि को पहचानिए। फिर ऊपर छत पे जाके उत्तर की तरफ देखेंगे तो हम लगभग 9 बजे के आसपास वो आराम से दिखाई दे जाएगा हमें, है ना। फिर इस कार्य में आप अपने परिवार के बड़ों की सहायता ले सकते हैं। हम परिवार में किसी भी बड़े से पूछ सकते हैं कि सप्तऋषि मंडल कौन सा है, तारों का समूह, तो कोई भी हमें बता देगा। और वैसे हम आकृति आप लोगों को बता दिए तो आप खुद भी पहचान सकते हो। सप्तऋषि के सिरे के 2 तारों को देखिए, जैसा कि चित्र 13.17 में दिखाया गया है। चित्र 13.17 में जैसे कि हम पहले ये चित्र देख लेते हैं। देखिए, ये देखिए, ये पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि हमें पता है कि वो एक कुर्सी के यानी कि बड़े चम्मच के आकार का है। अब इसके जो ये सिरे वाले 2 तारे हैं, इट मीन्स ये वाले जो 2 तारे हैं, इनकी बिल्कुल सीधी रेखा में देखें तो यहाँ पे हमें एक तारा दिखाई देगा जो कि होगा ध्रुव तारा, वो ध्रुव तारा होगा। ठीक है, और भाई ये ध्रुव तारा अपनी जगह फिक्स रहता है, लेकिन ये सप्तऋषि मंडल ये देखिए इसके चारों ओर गति कर रहा है। ठीक है, तो आइए इसको पढ़ते हैं आगे। चित्र 17.13 हमने देख लिया। तो चित्र 17.13 में दर्शाए अनुसार इन तारों से गुजरने वाली सरल रेखा की कल्पना कीजिए। इस काल्पनिक रेखा को उत्तर दिशा की ओर बढ़ाइए। इन दोनों तारों के बीच की दूरी लगभग 5 गुना है। यह रेखा एक ऐसे तारे तक पहुंचती है जो अधिक चमकीला नहीं है। वो जो ध्रुव तारा होगा ज़्यादा चमकीला नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि ध्रुव तारा तो बहुत ज़्यादा चमकीला होगा, नहीं, कुछ विशेष चमकीला नहीं होता यह ध्रुव तो वही हमारे ध्रुव तारा होगा। ध्रुव तारे का कुछ समय तक परीक्षण कीजिए, नोट कीजिए कि अन्य तारों की तरह ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है क्या? जी नहीं, ध्रुव तारा पूर्व से पश्चिम की ओर गति नहीं करता, ये अपनी जगह फिक्स रहता है बिल्कुल। तो ये देखिए फिर से ध्रुव तारा अर्सा मेजर की, इसको अर्सा मेजर भी बोलते हैं, है ना, और इसको सप्तऋषि मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, और एक ग्रेट बियर की संरचना, इसमें और तारे मिलकर ग्रेट बियर की संरचना बनाते हैं। तो ये जो दो तारे हैं, इनको अगर आगे की तरफ इनकी लाइनिंग का विचार करें तो यहाँ हमें एक कम चमकीला ध्रुव तारा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये को देख लीजिए आप, कुछ इस तरह की आकृति होगी। अगर आप भी रात को आसमान में जाके अगर कहीं पे भी अर्सा मेजर यानी कि सप्तऋषि मंडल को पहचानने की कोशिश करोगे तो ऐसी आकृति उसकी दिखाई देगी। ये देखिए चम्मच जैसी आकृति बन रही है ना। सो आगे चलते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? ध्रुव तारे की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, ध्रुव तारे को पहचान सकते हैं। और पहले के जो लोग थे वो ध्रुव तारे को पहचान कर ही दिशा का ज्ञान करते थे। तो भाई आगे इसने क्या बताया है? आगे इसने बताया कि गर्मियों में एक और क्रियाकलाप है। गर्मियों में किसी दिन रात्रि के समय 2 से 3 घंटे के अंतराल में सप्तऋषि मंडल का 3 से 4 बार परीक्षण कीजिए। हर बार ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कीजिए। तो जितनी बार हम वो सप्तऋषि मंडल को देखेंगे वह हमें तो उसकी स्थिति जो है वह परिवर्तन दूसरी जगह दिखाई देगी। हर बार ध्रुव तारे का स्थान, लेकिन ध्रुव तारा वहीं होगा। क्या सप्तऋषि पूर्व से पश्चिम की ओर गमन करता है? बिल्कुल, सप्तऋषि मंडल तो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। क्या ध्रुव तारे की परिक्रमा करता हुआ दिखाई देता है? जी नहीं, ध्रुव तारा परिक्रमा करता हुआ नहीं दिखाई देता है। अपने प्रेक्षणों को चित्र 17.14 में स्थितियों से ज्ञात कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि हम देखेंगे कि ये सप्तऋषि मंडल है, ये थोड़ी देर बाद पूर्व से पश्चिम जाएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, लेकिन ध्रुव तारा जहाँ है वो वहीं रहेगा।
ठीक है। एक्चुअल में सप्तऋषि मंडल क्या कर रहा होता है? ध्रुव तारे की परिक्रमा। वास्तव में सभी तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा, केवल सप्तऋषि मंडल ही नहीं बल्कि सारे के सारे तारे ध्रुव तारे की परिक्रमा करते हुए दिखाई देते हैं। देखना ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? परिक्रमा करते हुए प्रतीत होते हैं, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि करते हैं। इसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है ना, क्योंकि एक्चुअल में गति तो कौन कर रहा है? हमारी पृथ्वी। फिर आगे ध्यान दीजिए कि ध्रुव तारा दक्षिणी गोलार्ध से नहीं दिखाई देता। सप्तऋषि जैसे उत्तरी गोलार्ध के कुछ तारामंडल भी दक्षिणी गोलार्ध के स्थानों से नहीं दिखाई देते। अब ये हमारे पृथ्वी के ऊपर है ना, दो प्रकार के गोलार्ध होते हैं, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन जो ध्रुव तारा है वह उत्तरी गोलार्ध पे दिखाई देगा, दक्षिणी गोलार्ध पे दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि भाई वो नीचे है। इसी प्रकार सप्तऋषि मंडल भी दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई नहीं देता है। फिर एक और अगला ओरियन। ओरियन एक अन्य विश्वविख्यात तारामंडल है जिसे कि हम सर्दियों के अंदर मध्य रात्रि में देख सकते हैं, ठंड के अंदर। यह आकाश में सर्वाधिक भव्य तारामंडलों में गिना जाता है। इनमें 7 अथवा 8 चमकीले तारे हैं, जैसा कि चित्र 17.11 में 17.11b में दिखाया गया है। ओरियन को शिकारी भी कहते हैं। इसके 3 मध्य के। अब ओरियन की आकृति याद रखिए कैसी होगी? एक शिकारी जैसी होगी, शिकारी। ओरियन एक्चुअली याद करने की ट्रिक होती है, ठीक है। जैसे ओरियन आए ना कि ओरियन तारे के बारे में बताइए, जैसे मान लो पहले सप्तऋषि पूछ लिया कि सप्तऋषि तारे की विशेषता बताइए, तो सप्तऋषि तारे की विशेषता तो कोई 7 तारों का समूह है। और ओरियन कैसा दिखाई देगा? एक क्या बोलते हैं उसको? शिकारी की तरह। देखिए यहाँ पे एक शिकारी दिख रहा है आपको, ये रहा, देखिए है ये शिकारी। तो यह ओरियन तारामंडल है। अब इसमें ध्यान से देखिए, जो 3 तारामंडल तो उसकी बेल्ट बना रहे हैं जैसे, ठीक है। और ये ऊपर के देखिए 2 तारामंडल, यहाँ पे 2 तारे, 3 तारे मिल कर के, और इस प्रकार से इसको जैसे कोई शिकारी होता है ना, उसकी आकृति ये बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तारामंडल को हम ओरियन कहते हैं, ठीक है। ओरियन समझ आ गया होगा। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भाई 3 तारे तो शिकारी की बेल्ट पेटी को निरूपित करते हैं। 4 चमकीले तारे चतुर्भुज के रूप में व्यवस्थित दिखाई देते हैं। आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस। शब्द याद रखिए, इस शब्द को याद कर लीजिए जिस पे मैं ये गोला कर रहा हूँ, क्या है? सीरियस। लेकिन इसको देख के आपको सीरियस नहीं होना है, क्योंकि ये सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर हमारे आसमान में जो सबसे चमकीला तारा है ना, वो कौन सा है? वो सीरियस है, ठीक है। अगर ये प्रश्न आ जाए कि आसमान में सबसे चमकीला तारा कौन सा है, तो हमें सीरियस नहीं होना है, सीधा जवाब देना है कि इसका आंसर सीरियस है, ठीक है। तो आसमान में सबसे चमकीला तारा सीरियस होता है, ओके। तो आकाश में सबसे अधिक चमकीला तारा सीरियस लुब्धक ओरियन के निकट दिखाई देता है। ये भी ओरियन के पास ही हमें मिल जाएगा। सीरियस को ढूंढने के लिए ओरियन के मध्य के 3 तारों से गुजरने वाली रेखा की कल्पना कीजिए और उसके अनुदिश पूर्व दिशा की ओर देखिए। जो उसकी बेल्ट वाले जो 3 तारे हैं, उसको अगर सीधी रेखा में मिलाते हैं तो हमें ये दिखाई दे जाएगा। उसके अनुदिश आपको एक अत्यंत चमकीला तारा दिखाई देगा, यह सीरियस है। देखते हैं इस चित्र में सीरियस को दिखाया गया है क्या? जी नहीं, इस चित्र में तो कहीं भी सीरियस को नहीं दिखाया गया। वैसे ये बोल रहा था कि इसकी बेल्ट की तारों की जो रेखा है ना, उसको अगर पूर्व दिशा में आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं सीरियस हमें ज़रूर दिखाई देगा। तो ये था। उसके बाद में आगे, हाँ ये रहा, देखिए यहाँ पे सीरियस दिखाया हुआ है ना कि भाई पूर्व दिशा की ओर अगर इन बेल्ट के तारों को सीधी रेखा को पूर्व दिशा की ओर मिलाया जाए तो फिर वहाँ पे हमें एक तारा दिखाई देगा जो कि सबसे चमकीला तारा है, सीरियस। वे उत्तरी आकाश में एक अन्य प्रमुख तारामंडल है कैसियोपिया। तो ये कैसियोपिया क्या है? यह भी एक प्रकार का तारामंडल है। तारामंडल मतलब तारों का एक समूह। यह सर्दियों में रात्रि के प्रथम पहर में दिखाई देता है और यह अंग्रेजी के W अथवा M के बिगड़े विकृत के रूप में दिखाई दे सकता है। अब देखिए कौन सा है? कैसियोपिया। तो जब भी कैसियोपिया आ जाए तो हमारे दिमाग में एक
चीज़ हमें याद रखनी है। कौन सी? वो हमें याद रखनी है, क्या हो गया इसको, W या M। हमें ये याद रखनी है W या M, बस ये कैसियोपिया है। ठीक है, तो आगे किसी तारामंडल में केवल 5 से 10 तारे ही नहीं होते, इनमें बहुत सारे तारे होते हैं, तथापि हम अपनी नंगी आंखों से तारामंडल के केवल चमकीले तारों को ही देख पाते हैं। और जैसे कि ये बता रहा है कि भी किसी में 5 तारे किसी में 10 है, तो क्या इतने होते हैं क्या? जी नहीं, तारे तो उसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन हम अपनी आंखों से इतने ही देख पाते हैं क्योंकि वो बाकी हमसे बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं। वे जिन तारों से मिलकर कोई तारामंडल बनता है वे सब हमसे समान दूरी पर नहीं होते, आकाश में केवल एक ही दृश्य रेखा में है, क्योंकि वो समान दूरी पर थोड़ी है, कोई तारा कहीं होगा कोई तारा कहीं होगा, है ना। तो ये जो थे सभी प्रकार के तारामंडलों के बारे में हमने पढ़ लिया था आज। तो जितने भी प्रकार के जो तारामंडल थे वो हमने आज इसके अंदर पढ़े हैं। तो कौन कौन से तारामंडल हमने आज पढ़े हैं? देखिए, एक बार तारामंडलों के बारे में एक कुछ और चीज़ें आपको बता ही देते हैं। जैसे कि देखो एक ट्रिक बताता हूँ मैं। जैसे सबसे पहला हमने तारामंडल कौन सा पढ़ा था? सप्तऋषि पढ़ा था, है ना। तो सप्तऋषि के अंदर हमने क्या, इसकी ट्रिक क्या याद करने की कि 7 तारों का समूह। ठीक है, ये उसकी ट्रिक हो गई, 7 तारों का समूह। ठीक है, उसके बाद में दूसरा एक पढ़ा था ओरियन, वो था शिकारी। ठीक है, और फिर था कैसियोपिया। कैसियोपिया के अंदर उसकी याद रखिए W या M की आकृति बनती है। एक और का इसमें वर्णन देवयावन नहीं है क्या? वैसे एक और होता है लियो प्रमुख, इसमें लियो प्रमुख का वर्णन आई थिंक होना चाहिए, है क्यों नहीं। पिछले साल आपकी बुक में था, लियो प्रमुख भी था। इस साल NCERT की नई बुक लगा दी है तो उसके अंदर लियो प्रमुख को हटा दिया गया है। जी बिल्कुल, एक सेकेंड बेटा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और सौर परिवार की तरफ। ये सौर परिवार क्या है? सौर परिवार का मतलब है हमारा जो सौर मंडल है वो, उसमें क्या क्या है। उसमें मध्य में तो एक सूर्य है और उसकी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कई ग्रह हैं। ये मिल करके सौर परिवार बनाते हैं। ग्रह, उन ग्रहों के ऊपर चक्कर लगाने वाले उपग्रह, कई उल्काएँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल करके सौर परिवार बनाता है। तो हमारे सौर परिवार में क्या क्या, आइए पढ़ते हैं। सूर्य तथा इसकी परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंडों से मिलकर सौर परिवार बना है। इस परिवार में बहुत से पिंड हैं, जैसे कि ग्रह हैं। ग्रह का मतलब, देखिए ग्रह का मतलब याद रखिएगा कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, वो ग्रह है। जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। इसके अलावा क्या होते हैं वहाँ पे ग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्काएँ, ठीक है। इसके अलावा सूर्य तथा इन पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पिंड सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। तो ये सब मिल करके हमारा सौर परिवार बनाते हैं। सौर परिवार में कौन कौन है? ग्रह है, धूमकेतु है, क्षुद्र ग्रह है और उल्काएँ हैं। सभी के बारे में हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है, बिल्कुल, और यह सौर परिवार का एक सदस्य है। और यह भी क्या है? पृथ्वी क्या है भाई? पृथ्वी एक ग्रह है भाई। इसके अतिरिक्त यानी पृथ्वी के अलावा इसके अतिरिक्त 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इनके क्रम इस प्रकार है। तो ये क्या है? क्रमशः हमें जो सौरमंडल के जो ग्रहों के नाम है ना, वो भी क्रमशः ही बताने हैं। क्रमशः मतलब एक के बाद एक जैसा ही है, क्योंकि इनको स्थिति के आधार पर रखा गया है। जैसे कि सबसे पहले जो है वो सबसे पहले आता है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी तीसरे नंबर पे, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून। यूरेनस और नेपट्यून को अरुण और या वरुण भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे सौर परिवार के 8 ग्रह हैं, ठीक है। इनका हमें नाम याद रखना है हमेशा। तो ये हो गए हमारे सौर परिवार के 8 ग्रह। अब आपके सामने देखिए आ रहा है हमारा प्यारा सौर मंडल। ये देखिए दिखाई दिया आपको हमारा सौर मंडल। तो इस प्रकार से ये है हमारा सौर मंडल। देख लीजिए अच्छे से सौर मंडल को,
फिर सौरमंडल की विस्तृत जानकारी हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम सीधा इन सौरमंडल के एक एक ग्रह के बारे में जानेंगे।